हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी के वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। और जैसा कि मैंने बताया था, कल ही एग्ज़ाम के लिए आपका एक नोटिस आया है कि पहले जो लोग फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, वेबसाइट की प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए डेट को बढ़ा दिया गया है। वो फॉर्म अब 5 तारीख तक भर सकते हैं फॉर्म को। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक नहीं फ़िल किया है तो उसको फ़िल कर ले। और एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है इसके साथ साथ। अच्छी बात ये है कि आपको क्योंकि जैसा कि हम लोग सुन रहे थे कि जो एग्ज़ाम होगा हमारा, वो एग्ज़ाम हमारा जुलाई तक हो जाएगा। तो जो बच्चे बिगनिंग से शुरू कर रहे थे, जो कभी नहीं पढ़ रहे थे और जो उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी थी, तो उनको इतने कम समय में तैयारी करना बहुत ही मुश्किल थी। लेकिन अब जिस हिसाब से माहौल दिख रहा है और जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं अपना ओपिनियन बताना चाहता हूँ, कि एग्ज़ाम होना जुलाई में पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका मतलब हमें ज़्यादा मौका मिलेगा तैयारी करने का। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मैंने पूरे सीक्वेंस से आपको तैयारी कराऊंगा और डेली आपको 2 वीडियो दूंगा। कुछ बच्चे बीच बीच में मेरे को मैसेज करते रहते हैं, बोलते हैं कि सर मतलब स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ा दो, स्पोर्ट साइकोलॉजी पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, थेरेपी पढ़ा दो। तो मैं उन बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि देखिए, मैं सारे चीज़ों को पढ़ाऊँगा, लेकिन जब हम कोई चीज़ शुरू से पढ़ते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा आता है। मैं किसी एक बच्चे के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे जिन्होंने बहुत कभी तैयारी नहीं किया है या उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है। तो मैं एकदम कोई वीडियो डालूंगा ना, सीक्वेंस से डालूंगा, 20 से कोई वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा मतलब इधर से हो उधर से किसी को जिसका पढ़ लेता है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। और आप घबराइए मत, मैं भी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से लगवाऊंगा। और मेरा पर्पज़, जो मैं फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ या किसी तरह का कोई कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे नोट्स अच्छे नहीं हैं या मेरे वो चीज़ अच्छे नहीं है। कुछ आजकल के लोगों का मानना ये होता है कि जो लोग फ्री पढ़ाते, बिना पैसों को पढ़ाते हैं ना, देखिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि उनको लगता है कि यार उनके अंदर कोई दम नहीं है, वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, उनके नोट्स कुछ है नहीं। जबकि ऐसा नहीं होता है। आप मेरे पिछले कंटेंट देख ले, वीडियोस देख ले, उनको शेयर कर दीजिए, उनको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह के कंटेंट को पढ़ा रहा हूँ। जो चीज़ वो पैसे देकर प्राप्त कर रहे हैं, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, सिर्फ एक ही पर्पज़ से, ताकि सभी का भला हो पाए और मेरा नॉलेज जो रखा हुआ है मैं उसको रिन्यूअल करता जाऊँ। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, बिना अपने टाइम को वेस्ट किए आज का क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बाकी जाते हैं बाद में करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया की बात हो रही है। तो इंडिया में हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद हमारे फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था इंडिया में, उस चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने खत्म किया था 1961 नेताजी सुभाष NSNIS के पास, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1961 में एक और संस्था बनी थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो संस्था का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। और आज जो भी एजुकेशन में चीज़ें चलती हैं वो इन्हीं के बेस पे चलती हैं, यानी कि जो भी सिलेबस और कंटेंट बनाए जाते हैं और जो भी मैटर दिए जाते हैं वो इनके बेस पे दिए जाते हैं, जिसका कि नाम है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT भी 1961 में ही बनाई गई थी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1961 में यहाँ पे NCERT की स्थापना हुई थी। NCERT का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप NCERT के फुल फॉर्म को भी याद रखें। जितने भी होते हैं, जैसे UGC होते हैं, उनका भी फुल फॉर्म, तो कुछ कमेटी के फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों आपको याद होने चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, ये संस्था करती क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि यह एक नेशनल शैक्षिक अनुसंधान जो ट्रेनिंग पर रिसर्च करती है, मतलब जो बच्चों के जो कोर्स आने वाले होते हैं और जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, उन सब पे क्या करते हैं, ये रिसर्च करते हैं। तो ये ज़्यादातर बच्चों के लिए काम करते हैं। और आपने सुना होगा NCTE, तो NCT वाले क्या करते हैं, वो टीचर्स ट्रेनिंग पे ज़्यादातर काम करते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ
टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है। तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं NCTE। तो यहाँ पे शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यह भारत सरकार के द्वारा एक स्वायत्त संगठन है। स्वायत्त मतलब कि ऑटोनोमस बॉडी है, जिसे 1961 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि NCERT किसके तहत इस्टेब्लिश किया गया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक साहित्य, इसका काम क्या होता है कि ये एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ समाज के रूप में स्थापित किया गया संस्था था, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली में कहाँ पर है, श्री अरबिंदो मार्ग पर स्थित है, नई दिल्ली में। तो आपको NCERT के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी, तो NCERT की कब इस्टेब्लिश हुआ था और यह क्या काम करता है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक और चीज़ें हुई थी, 1961 में अर्जुन अवार्ड की स्थापना हुई थी। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने अर्जुन अवार्ड के बारे में बताया था, जो कि वहाँ टॉपिक मिल गया था, तो मैंने यहाँ से इसको लेकर फिर आ गया कि अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये दोनों ध्यान रखिएगा कि जो प्लेयर नेशनल लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंटरनेशनल पे भी परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों प्रकार के परफॉर्मेंस के स्तर पर उनको उनके 4 सालों के परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है। तो मैंने ये पूछा था पिछले लेक्चर में कि किस मतलब कि कितने सालों का परफॉर्मेंस होता है। तो जो आपका अर्जुन अवार्ड है ना, वो पिछले 4 साल के दिया जाता है, और हर उस संस्था का जो नेशनल कमेटी होती है, वो नेशनल कमेटी अपने संस्था से बच्चों का नाम भेजती है और उनका पिछले साल का मतलब पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड भेजती है, और वो 4 सालों के रिकॉर्ड पर उनका पॉइंट सिस्टम बनता है कि उन्होंने इंटरनेशनल में कितने मेडल लाए हैं, नेशनल में कितने मेडल लाए हैं, और उसके हिसाब से वोटिंग के बाद ही जाकर उनके पॉइंट सिस्टम के आधार पर ही डिसाइड होता है कि किस खेल में किसको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। या फिर एक और एलिजिबिलिटी अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने की, या तो आप एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल या कॉमनवेल्थ में गेम्स में गोल्ड मेडल लाते हो और ओलंपिक में कोई मेडल लाते हो, तो आपको नॉमिनी किया जाएगा, आपको मिलेगा अर्जुन अवार्ड। ये भी एक तरीका है। अर्जुन अवार्ड की खास बात है कि मरणोपरांत भी दिया जाता है। ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो मरणोपरांत दिया जाएगा स्पोर्ट्स की दुनिया में। तो अर्जुन अवार्ड ये है जो मरने के बाद भी दिया जा सकता है खिलाड़ी, क्योंकि ये 4 साल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और खिलाड़ी जो है कि अभी वो हो सकता है करंट में उसके एक्सपायर हो जाए, लेकिन उसका परफॉर्मेंस 4 साल से अच्छा रहा हो, तो मरणोपरांत भी इसको दिया जा सकता है। तो आप इस बात पे ध्यान देंगे। बाकी हम जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम अच्छा कर लेंगे, ठीक है। जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि अवार्ड के बारे में एक पूरी वीडियो बनेगी, और उस अवार्ड में कितनी धनराशि है, कितने क्या है, पहला किसको मिला, कैसे मिला, किसमें किसको मिला, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 1962 में क्या हुआ है कि ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1962 में क्या हुआ था, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कांग्रेस का काम क्या था, यह खेल प्रशासन के तर्ज पर सिफारिश देने के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि 1962 और 63 में ही एमपीएड कोर्स की भी स्टेप आया था, मतलब इंडिया में एमपीएड कोर्स चलाया गया था। कब, 1963 में। 1963 में क्या हुआ था कि मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से कोर्स चलाया गया। पहले ये कोर्स एमपीई होती थी, ठीक है, लेकिन एड लगने से क्या हो जाएगा कि प्रोफेशनल हो जाता है, और ई का मतलब सिर्फ आपका एजुकेशन होगा, उसमें मतलब प्रोफेशनल कोर्स नहीं होता है। बीपीई भी जो होता है वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं होता है। बीपीई और बीपीएड दोनों का जो फुल फॉर्म होता है ना, दोनों का फुल फॉर्म सेम होता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लेकिन एड लगने से क्या होता है, ये प्रोफेशनल होता है। टीचर के लिए प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल मतलब कि इस डिग्री पर आप कहीं भी अप्लाई करके जॉब के लिए जा सकते हैं, इसलिए बीपीएड और बीपीई में फ़र्क होता है। अब तो आगे बात करेंगे कि जो एमपीएड का जो कोर्स आया था ना, वो एमपीएड कोर्स सबसे पहले पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्टार्ट किया गया था। तो जो बच्चों के दिमाग में भ्रम है, उस भ्रम को सही कर लेंगे। तो ध्यान रखिए कि जो एमपीएड का कोर्स आया था वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में सबसे पहले 1963 में स्टार्ट किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। 1963 में डॉक्टर सीडी देशमुख कमेटी की स्थापना हुई थी। ये सीडी देशमुख कमेटी क्यों बना था, ये यूजीसी के तर्ज पर बना था, ताकि फिजिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड और फैसिलिटीज़ को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, कॉलेजेस में उसके इम्प्रूव किए जाए जो भी चीज़ें हैं। तो यह कमेटी यूजीसी के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें विश्वविद्यालय में
फिजिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड और फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो आप इस बात को ध्यान देंगे, जो सी डी देशमुख कमेटी है उनका मुख्य काम क्या था? उनका जो मुख्य काम था कि वो कॉलेजेस में यानी कि यूजीसी के द्वारा बनाए गए थे, और उनका जो मुख्य काम था कि कॉलेजेस में फिजिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड यानी प्लेग्राउंड्स को बढ़ाया जाए और उसमें डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाए, फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट बनाया जाए ताकि चीज़ें ठीक से चल सके और स्मूथली फिजिकल एजुकेशन के माहौल को, स्पोर्ट्स के माहौल को इम्प्रूव किया जा सके कॉलेजेस में और इंडिया में। तो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है 1964। तो 1964 में कोठारी कमीशन आया। क्या आया? कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन को हम लोग देख लेते हैं। इसे एजुकेशन कमीशन भी कहा गया था। तो इस आयोग ने क्या किया? इस आयोग ने शिक्षा के निर्माण के साथ साथ शारीरिक शिक्षा में बहुत सारा, कोठारी कमीशन ने क्या किया था कि शिक्षा में सुधार के साथ साथ शारीरिक शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। तो हमें ये बात ध्यान देना है कि जो हमारा कोठारी कमीशन है वो 1964 में आया था। तो आगे बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी तरीके से ना हड़बड़ाने का कोई मतलब नहीं है। अभी आपको बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम मिल गया है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं DTSSB का भी एग्ज़ाम जुलाई तक होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने नोटिस निकाला हुआ है, लेकिन जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है तो ये मान के चलिए कि मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो आप इसको एकदम सत्य भी मत मानिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी करते रहिए, आपके पास ज़्यादा टाइम है, बस आप अपने शेड्यूल को फॉलो करिए। मैं एक दिन आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने शेड्यूल फॉलो करके अपनी तैयारी की थी और मैंने कैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। तो कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पेशेंस रखिए और चीज़ों को स्मूथली करते जाइए। कोशिश यही है कि जो भी चीज़ें आप टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक का आप MCQs लगाते रहिए, थ्योरी को पढ़ते रहिए, 2 से 3 बार उसको देखिए। वीडियो को मेरे अगर नहीं समझ में आता है तो 2 से 3 बार उसको देखिए, ताकि चीज़ें जब आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एक प्रॉब्लम थी कि जो वीडियोस मेरे डिलीट हो गए, तो कुछ बच्चे बार बार शिकायत कर रहे थे कि सर आपकी पुरानी वीडियोस आपकी उस पर देखने को नहीं मिल रही हैं। तो उनसे मैं बोल रहा हूँ घबराने की कोई बात नहीं, सारे वीडियो रिकवर हो गए हैं। गलती से कुछ वीडियो डिलीट हो गए थे, लेकिन वो सारे वीडियो क्या हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए। बच्चों को वीडियो ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है, मैंने ये भी क्वारीज आई है मेरे पास, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर चले जाइए। चैनल पर जाने के बाद उसके बाद बीच में उस चीज़ों को सही कर दीजिए ताकि चीज़ों को आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहीं पे ख़त्म करने के बाद हम आगे नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे और इसके बाद जो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है फिजिकल एजुकेशन का इंडिया में, उन कमेटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी तरह का अगर आपके पास सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं, कमेंट है वो भी आप दे सकते हैं, और किसी भी तरह का आपका जो भी क्वेरीज है वो भी पूरा किया जाएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप इसको शेयर करेंगे, व्यूज़ बढ़ेगा तो। और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप अगर नोट्स पाना चाहते हैं, जिस तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में लेकर आ रहा हूँ। देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ये नहीं कि मैं बीच से पढ़ा के निकल जाओ, बच्चे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा नहीं। अगर मैंने जिम्मा लिया है कि आपको अगर मैं नौकरी दिलाऊंगा तो इसके लिए मैं पूरे हद तक आपको अपने तरफ से जितना भी मेरा कोशिश हो सकता है वो मैं सब करने की कोशिश करूंगा। और आप इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहां पर आपको तरह तरह के नोट्स मिलते रहेंगे और जो भी नोट्स की डिमांड है आप उस टेलीग्राम ग्रुप में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।